बीबीसी दुनिया में आज देखिए, इटली के लोग क्यों हैं यूरोपीय यूनियन से नाराज। कोरोना से निपटने के लिए एक रणनीति बनाने को लेकर यूरोपीय देशों की बैठक जारी, लेकिन सदस्य देशों के बीच उभरे मतभेद। इटली का आरोप, नहीं मिला यूरोपीय कमीशन से पर्याप्त सहयोग। बीबीसी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पायल भुयन। कोरोना को लेकर यूरोपीय देशों में उभरे मतभेद की चर्चा होगी आज कवर स्टोरी में, लेकिन पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के मामले बढ़कर 21,000 के पार। महामारी से लड़ने के लिए सरकार ने 18 महीने के लिए रोका केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। पूरी दुनिया में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या हुई 26 लाख के पार। अब तक 1,84,000 से भी ज्यादा मौतें। अमेरिकी फंडिंग रुकने के बाद WHO को चीन देगा $3 करोड़ की अतिरिक्त मदद। उधर अमेरिका में कोरोना की वजह से अब तक 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार। अब तक 40,000 से ज्यादा मौतें। कोरोना के खिलाफ शुरुआती कामयाबी के बाद अब लड़खड़ाने लगा जापान। देश भर में संक्रमितों की संख्या हुई लगभग 12,000। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज होगी बीबीसी दुनिया में। कोरोना वायरस ने यूरोप को हिलाकर रख दिया है। खासतौर से इटली, स्पेन और फ्रांस इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इटली के लोगों का तो मानना है कि संकट की इस घड़ी में यूरोपीय यूनियन ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। ईयू पर उठते सवालों पर होगी कवर स्टोरी में बात। कवर स्टोरी की चर्चा से पहले भारत का कोरोना अपडेट जान लेते हैं। देश में कुल कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 21,000 के पार हो गई है, तो वहीं मरने वालों की संख्या 686 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 4,257 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 1,409 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं इस बीच केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि करीब 1 करोड़ 10 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा। ये रोक 18 महीने तक लागू रहेगी। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 26 लाख से ज्यादा हो गए हैं और अब तक इससे 1,84,000 से ज्यादा लोग की जान जा चुकी है। वहीं अमेरिका में महामारी की वजह से अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक महामारी की सेकेंड वेव यानी इसके फिर से लौटने को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन ट्रंप प्रशासन के ही अधिकारी, सांक्रामिक बीमारियों के एक्सपर्ट एंथनी फाउची का कहना है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि वायरस इस साल दोबारा लौट कर आ सकता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने भी लॉकडाउन हटाने को लेकर चेताया है। अधिकतर देश संक्रमण के पहले चरण में ही हैं और जहां महामारी पहले फैली थी वहां फिर से मामले आना शुरू हो गए हैं। कोई गलती ना करें, अभी लंबी दूरी तय करनी है। ये वायरस अभी लंबे समय तक रहने वाला है। वहीं यूरोपीय संघ के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें वो कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित देशों की सहायता के लिए आर्थिक पैकेज को मंजूरी दे सकते हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि देशों से लॉकडाउन हटाने के लिए मिलकर कोई योजना बनाई जा सकती है। मगर महामारी के संकट ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में तनाव भरे रिश्ते को भी सामने लाकर रख दिया है। खासतौर से इटली के लोग यूरोपीय संघ से खासे नाराज हैं। इटली के लिए ये कोई नर्क ही था। इटली यूरोप में वायरस की मार झेलने वाला पहला देश था। मदद के लिए सबसे पहले पुकार भी उसने ही लगाई। लेकिन इटली की शिकायत है कि सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त यूरोपीय संघ ने उसे अकेला छोड़ दिया। ईयू एकजुटता दिखाने में नाकाम रहा। बाद में जर्मनी ने इटली के मरीजों को एयरलिफ्ट किया, वहां जरूरी सामान भी भेजा, लेकिन सामान और डॉक्टर भेजने को लेकर रूस जैसे देशों ने ज्यादा ढिंढोरा पीटा। कोताही को लेकर यूरोपीय कमीशन की प्रमुख ने माफी भी मांगी। इटली को जिस वक्त मदद की जरूरत थी तब उन्हें ज्यादा सहयोग नहीं मिला। उसके लिए पूरा यूरोप तहे दिल से माफी चाहता है।
साल 1957 में रोम की संधि पर यहाँ इस इमारत के अंदर दस्तखत हुए थे। इसी के जरिए यूरोप का आर्थिक समुदाय बना, जिसने बाद में यूरोपीय संघ की शक्ल ली। इटली इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। इस देश को यूरोप के विचार के केंद्र में होने पर हमेशा गर्व रहा। अब यहाँ कई लोगों को लगता है कि जिस संघ को उन्होंने खड़ा किया वो काम नहीं आया। संबंधों में उभरे संकट को धुर दक्षिणपंथी भुना रहे हैं। इसके कुछ सदस्य खुलेआम नाराजगी दिखाते हुए यूरोप विरोधी भावना भड़का रहे हैं। ये भावनाएं अभी उफान पर हैं। इटली के दक्षिणपंथी नेताओं का कहना है कि यूरोप ने इटली को दिल के तार तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। यूरोप विरोधी भावनाओं की वजह यह है कि ईयू वक्त पर मदद नहीं कर सका, या ईयू की ऐसी सोच कि इटली की मदद करना धन बर्बाद करना होगा। यूरोपीय संघ इटली के भरोसे ही खड़ा है, लेकिन ये इटली के बजाय दूसरे देशों की मदद करता है। आपके हिसाब से क्या इटली को ईयू या यूरोजोन का सदस्य रहना चाहिए? हाँ, लेकिन ऐसा यूरोप नहीं जैसा अभी है। इस हफ्ते दोबारा खुली किताबों की दुकान में यूरोप के साथ इटली के ऐतिहासिक रिश्तों की झलक दिखती है, लेकिन ये भी नजर आता है कि एक बीमारी से जंग ने यूरोपीय साझेदारी की नींव हिला दी है। हमारे साथ छल हुआ है, लेकिन मैं यूरोप का हूं और उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होगा। हमें यूरोप और यूरोप को हमारी जरूरत है। मुझे लगता है कि यूरोप छोड़ने पर इटली टूट जाएगा। इटली का इतिहास कई जंग की कहानियों से भरा है, लेकिन अब लड़ाई अपने सहयोगियों से है ताकि इटली दोबारा खड़ा हो सके। हाल के कुछ दिनों तक कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जापान की तारीफ हो रही थी, पर अब वहां संक्रमण के मामले 12,000 तक पहुंच चुके हैं और राजधानी टोक्यो में वायरस तेजी से फैल रहा है। बीबीसी की टीम दक्षिण जापान के एक अस्पताल पहुंची। जापान के कावासाकी में ये है सेंट मारियाना अस्पताल, जिसके डॉक्टर शिगेजी फुजितानी बीबीसी की टीम को 2 हफ्तों में तैयार कोविड यूनिट दिखा रहे हैं। ये इसका कंट्रोल रूम है। यहाँ से डॉक्टर फुजितानी और उनकी टीम एक सुरक्षित दूरी से मरीजों पर नजर रख सकते हैं और अपनी कम होती पीपीई किट्स को बचा सकते हैं। अस्पताल में 1000 बेड्स हैं, पर कोरोना यूनिट में सिर्फ 15 बिस्तर हैं, जिनमें से 11 पर पहले से ही मरीज हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर टोक्यो ने वायरस को फैलने से नहीं रोका तो इस अस्पताल में बेड्स की कमी हो जाएगी। टोक्यो में वायरस संक्रमित लोगों की संख्या भी ज्यादा है और दूसरे देशों की तुलना में आईसीयू में बेड्स भी कम हैं। इसी वजह से टोक्यो इस समस्या से जूझ रहा है। मॉनिटर पर हम देख रहे हैं कि नर्स कैसे मरीजों का ख्याल रख रही हैं। सभी मरीज पुरुष हैं जिनकी उम्र 60 साल से कम है। डॉक्टर कहते हैं कि कई जापानियों का मानना है कि वायरस उन तक नहीं पहुंच पाएगा। नई पीढ़ी सोचती है कि अगर वो वायरस से संक्रमित हुए तो उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये गलत है। पर टोक्यो की सड़कों पर घूम रहे लोगों तक शायद ये संदेश ठीक से पहुंच नहीं रहा। आप देख सकते हैं कि टोक्यो की सड़कें अब भी लोगों से भरी हुई है और ऐसा ही हाल पार्कों और बीच का भी है। जापान के लोगों को वायरस से डर क्यों नहीं लगता? इसका एक कारण है वायरस से मरने वालों की संख्या का कम होना, और दूसरा कारण है जापानी सरकार की ओर से आ रहे वायरस से जुड़े संदेश जो लोगों को भ्रमित करते हैं। जब प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने जापान में आपातकाल की घोषणा की थी, तब उन्होंने एक बात साफ कर दी थी कि अब ये यूरोपीय देशों जैसा नहीं होगा, आम जिंदगी चलती रहेगी। और इसका परिणाम 2 मीटर रूल यहाँ नहीं है। सुपरमार्केट में सभी लोग हैं। कई मानते हैं कि मास्क पहनने से वो वायरस से बच जाएंगे, पर मेडिकल विशेषज्ञ मानते हैं कि ये एक बड़ी भूल है। हमें सरकार से घर पर रहने और बाहर न जाने का एक कड़ा निर्देश चाहिए। बाहर निकलने के बाद दूसरों से 2 मीटर का फासला बनाएं। ये संदेश लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच रहा है और लोग मानते हैं कि मास्क पहनने से वो बचे रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जापान कामकाज को जारी रख कोरोना से निपटने की कोशिश कर रहा है और इसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर पड़ रहा है। और छोटे से ब्रेक के बाद देखिए 2 महीने से ब्रिटेन में फंसे भारतीय डॉक्टरों की दास्तान। और किस देश में बंदूकों को माना जाता है जरूरी सामान? बीबीसी दुनिया में भी बहुत कुछ है बाकी।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुयन। भारत के कई डॉक्टर मार्च के महीने में इम्तिहान देने ब्रिटेन गए थे। अब लॉकडाउन की वजह से वो वहां फंस गए हैं और देश वापस आना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो भारत आकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में दूसरे डॉक्टरों का साथ देना चाहते हैं। अब उनकी मदद के लिए भारतीय मूल के डॉक्टरों का एक संघ सामने आया है। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। मुझे बस काम करना है अभी। मुझे मेरे देश लोगों को बचाना है और कुछ नहीं। कोलकाता की ये डॉक्टर इंग्लैंड एक प्रसिद्ध मेडिकल परीक्षा प्लैब 2 देने गई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वहीं फंसी हैं। भारत में डॉक्टरों पर भले ही हमले हो रहे हों, लेकिन ब्रिटेन में फंसे हुए युवा भारतीय डॉक्टर अपने देश की सेवा के लिए बेचैन हैं। अभी मुझे एक्चुअली पता है कि कितनी जरूरत, कितनी इम्पोर्टेंस, कितनी अहमियत हमारी है। अगर मैं इंडिया में अभी इसी वक्त होता तो मुझे पता है कि मैं कितने सारे लोगों का हेल्प कर सकता था, कितने लोगों का हेल्प कर पाता था। फंसे हुए भारतीय डॉक्टरों की संख्या 100 से 200 तक बताई जाती है। जो भी डॉक्टर स्टैंडर्ड हो गए हैं, इन हर डॉक्टर की अलग अलग तरीके की तकलीफ होती है। कुछ लोगों के पास फाइनेंस नहीं है, कुछ लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है। सोशल मीडिया पर सबसे पहले भारतीय मूल की एक महिला डॉक्टर ने इनकी मदद के लिए अपील की। हमें जैसे भी मालूम पड़ा कि कुछ लोग हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो स्ट्रैंडेड हैं, तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करा और उनमें से हमने देखा कि इनको जो सबसे ज्यादा परेशानी थी वो अकोमोडेशन की थी, फाइनेंस की थी, फूड की थी। भारतीय मूल के इन डॉक्टरों की मदद से कई भारतीय डॉक्टरों के लिए रहने और खाने का मैनचेस्टर की एक यूनिवर्सिटी में इंतजाम हो गया है। जिस दिन लॉकडाउन हुआ उस दिन फ्रैंटिकली बाकी देशों से बहुत से लोग वहां से जा रहे थे, तो मेरे को बहुत डर भी लगता था कि वहां पे क्या करूं क्या नहीं करूं। आपका अकोमोडेशन कैसा आपको लग रहा है वहां पर? फिलहाल तो अकोमोडेशन बहुत अच्छा है। एक जन के लिए हम लोगों को एक सेपरेट रूम दिया गया है। उन्हें अफसोस है कि ब्रिटेन में वो कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते और अपने देश में जहां इनकी जरूरत है वो उस समय तक लौट नहीं सकते जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स बहाल न हो जाए। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली। दुनिया के किस हिस्से में बंदूकों को माना जाता है जरूरी सामान, तो कहां चॉकलेट और शराब आती है एसेंशियल आइटम्स के तहत। लॉकडाउन के दौरान अलग अलग देशों में जरूरी सामान की परिभाषा भी अलग अलग है। देखिए ये रिपोर्ट। लॉकडाउन का पहला दिन और इस पेरिस के मशहूर शॉ एलिजे की इस सड़क पर जो एक दुकान खुली है वो है चॉकलेट की। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दुनिया के कई देशों ने पूरी तरह से लॉकडाउन करने के बाद भी कुछ जरूरी सामान की दुकानों को खोल रखा है। सभी बेकरी की दुकानें, चीज की दुकानें, मीट और वाइन की दुकानों के साथ साथ चॉकलेट शॉप्स भी खुली हैं। इससे फ्रांस को उसकी अलग पहचान मिलती है। इन सभी दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खोलने की रियायत दी गई है और फ्रांस के लोग इससे बेहद खुश हैं। अमेरिका में आप जिस इलाके में रहते हैं उसके हिसाब से तय होता है कि कौन सी चीज जरूरी है। कई राज्यों ने गन स्टोर्स को चुना है जो काफी विवादास्पद हैं। ट्रम्प प्रशासन ने गन शॉप्स को जरूरी चीजों की फहरिस्त में शामिल कर दिशा निर्देश जारी किए, जिसके बाद अमेरिकी राज्यों में बंदूकों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। मेडिकल जरूरतों और मनोरंजन दोनों के लिए ही गांजे की दुकानें कोलोराडो जैसे राज्यों में खुली हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से सभी रेस्तरां, बार, क्लब और पब यहाँ बंद हैं, पर शराब की दुकानें खुली हैं। आप शराब तो खरीद सकते हैं, पर उसे घर पर ही पीना पड़ेगा। कुछ खिलौनों की दुकानें बंद हैं, तो कुछ थोड़े समय के लिए खुलती हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि खिलौने जरूरी क्यों हैं। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि वो पत्नी के साथ बच्चों के लिए भी जिक्सॉ पजल खरीदने गए, जो उनके मुताबिक उनके परिवार के लिए जरूरी है, क्योंकि अगले कुछ महीनों के लिए उनकी जिंदगी बदलने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद जानिए क्या बीसीजी वैक्सीन कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। और कश्मीर में लॉकडाउन के दौरान और खूबसूरत हुई फिजाएं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मैं आपके साथ पायल भुयन। क्या बीसीजी वैक्सीन कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में मददगार साबित हो सकती है? सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। सच क्या है, बता रही हैं बीबीसी संवाददाता श्रुति मेनन। कोरोना वायरस दुनिया भर में तबाही मचा रहा है और भारत में भी इसके मामले हर रोज बढ़ रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया में ये खबरें तैर रही हैं कि जिन देशों में बीसीजी के टीके दिए जाते हैं, उन देशों में कोरोना से मरने वालों की तादाद कम है। भारत भी एक ऐसा देश है जहां बच्चों को कई सारे वैक्सीन यूनिवर्सल पॉलिसी के रूप में लगाए जाते हैं और इन टीकों में बीसीजी वैक्सीन भी शामिल है। बीसीजी का मतलब है बैसिलस क्लेमेंटी ग्योरेन, जो इंसानी शरीर को ट्यूबरक्यूलोसिस या टीबी से बचाता है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि इटली, नेदरलैंड और अमेरिका जैसे देश जहां बीसीजी वैक्सीनेशन को लेकर कोई यूनिवर्सल पॉलिसी नहीं है, वो उन देशों की तुलना में कोरोना वायरस की ज्यादा मार झेल रहा है जहां कई साल से बीसीजी वैक्सीन लगाने की पॉलिसी है। लेकिन क्योंकि अब तक इस संबंध में इसके कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, भारत के शीर्ष मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस पर बीसीजी वैक्सीन के असर को स्टडी करना शुरू किया है। WHO ने यह भी बताया है कि कोविड-19 के इलाज की खोज की दिशा में बीसीजी के टीके को लेकर 2 क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं और जब ये पूरे हो जाएंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके निष्कर्ष की जांच करेगा। कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे असरदार तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, इसलिए आप सभी उसका पालन कीजिए, अफवाहों से दूर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। फ्रांस में आजकल इस तरह टेडी बेयर्स को जरिए सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश दिया जा रहा है। एक दुकान के बाहर 1 मीटर की दूरी पर इन टेडी बेयर्स को ऐसे बिठाया गया है, इन्हें देखकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। और ये तस्वीरें कश्मीर के श्रीनगर की, जहां लॉकडाउन के दौरान फिजाएं बदलने लगी है। नीले आसमान के नीचे हरी हरी वादियां मिलकर दिलकश नजारा बना रही हैं। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @पायलभुयन। आज के लिए बस इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।